पेपर के दौरान यू नीड टू मेक श्योर योर दैट योर दिमाग इज ओपन एंड जो है वो क्या कहते हैं वो चीज जो नहीं है वो आ जाए हमारे, ठीक है। अच्छा, तो क्या है सर, मेरे तीनों एक जैसे चल रहे हैं, तीनों पर सेम फोकस है, ठीक है। तो इट्स डिपेंडिंग ऑन यू। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि कभी कभी ये भी होता है कि जैसे मैं क्रैश कोर्स की क्लासेस में रोजाना रख रहा हूँ एंड यू गाइस आर लाइक के सर भी पढ़ा रहे हैं, अपनी वो फोन में पढ़ाई करनी है और हमारा बहुत अच्छा हो गया सब्जेक्ट, तो देन थोड़ा सा बैक एंड कर सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ कलरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर, explained why HI has a higher boiling point than HCl and HBr. So why does it have a higher boiling point than HCl and HBr? Electronegativity? Nah, not electronegativity. No, not more polar. Boiling point की बात हो रही है। सिंपल मोलेक्युलर सब्सटेंसेस, सिंपल मोलेक्युलर सब्सटेंस में जब बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी तो किस बारे में लिखोगे? हमें अभी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे नहीं लिखना, हमें बॉइलिंग पॉइंट पे लिखना है। हमने अभी इनकी इन मॉर्निंग नहीं, नॉट इन मॉर्निंग, वी हैव टू टॉक अबाउट देयर टेम्पररी डायपोल फोर्सेस ना। विंटर 21-22 है अनका, टेम्पररी डायपोल्स की बात करेंगे ना। बॉइलिंग पॉइंट जब सिंपल मोलेक्युलर सब्सटेंस की बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो किस बारे में बात करते हैं? इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। इन तीनों में भी क्या होंगी? इन तीनों में एच आई में टेम्पररी डायपोल्स होंगी, एच सी एल एच बी आर में परमानेंट और टेम्पररी डायपोल्स दोनों होंगी क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन एच आई के फिर भी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एच सी एल और एच बी आर से ज्यादा है। द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज आयोडीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स, it has got much more electrons than chlorine and bromine, and so the strength of the temporary dipole forces in HI is much more greater than the HCl or HBr. Therefore it has the highest boiling point, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, डोंट मिक्स इट अप विद द बॉन्ड स्ट्रेंथ वाली चीज, ठीक है। इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का नहीं लिखना हमने, हमने ये नहीं लिखना कि आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या वो फलाना ढिमाका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है क्या है वगैरह, वो नहीं है, वो अलग है। दैट डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का लिंक है उस। सो वी विल से HI has a higher boiling point as iodine has more electrons than Cl and Br, and so the temporary dipole forces are much stronger than HI, are much stronger in HI, not than HI, in HI than HBr और HCl, ठीक है। दूसरी बात ये है, ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ठीक है। मैं आपको इतना सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, वी लर्न सो मच, ठीक है। हमेशा एक्सीलेंस को परस्यू किया करो। मतलब इस बात से क्या है कि मिस्टेक तो होती है, मिस्टेक मुझसे भी होती थी एक जमाने में, आई ऑल्सो यूज्ड टू राइट दीज आंसर्स रॉन्ग, ठीक है। लेकिन एक्सीलेंस कब आती है? जब अपनी मिस्टेक से आप सीखते हो, ठीक है। आपको 80% चीज ऑलरेडी आती है, कुछ कुछ चीजें, कुछ एक दो मार्क की चीजें आप गलत कर रहे होते हो, उनको सीखना है, उनको समझना है कैसे लिखना है, ठीक है। तो पासवर्ड पीडीएफ भी गूगल क्लासरूम में जा रही हैं, हम हर रोजाना पासवर्ड कर रहे होते हैं। हम जो ये छोटी छोटी नई नई बातें सीखें जो विच यू गेट रॉन्ग, उसको जरूर अपने मेंटल नोट बना लिया करो, उन पीडीएफ्स को रिवाइज कर लिया करो, गो थ्रू कर लिया करो। जब भी फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मॉक ले रहा हूँ आपका, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर होने वाला है, तो आप ये सारी पीडीएफ्स पढ़ लेना एक नजर जल्दी से। पढ़ने में तो आपको कोई देर नहीं लगेगी, यू विल सी अच्छा इस तरीके से करना है, ठीक है। पढ़ने का मतलब क्या है? क्विक स्कैम, क्या कहते हैं उसको, स्किम करना है आपको, ठीक है। क्विक स्किम करना है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है। यस, यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल, यू जस्ट नीड टू सी, यू जस्ट नीड टू रिवाइज, अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ था, सर ने क्या समझाया, बस ये चीज। तो अगर कोई चीज गलत हो जाए तो उसको मेंटल नोट बनाओ, एक्सीलेंस ऐसे आएगी, ठीक है। वो चीजें हमें ऑलरेडी पता है बहुत तरीके से, उनको बार बार करने से हमारा कोई जो है वो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक हमारे जो मैं केमिस्ट्री की कोई मैराथन अपलोड नहीं कर रहा। द बार चार्ट शोज द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ HCl, HBr एंड HI। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज नॉट शोन, ठीक है। तो आपके पास बार चार्ट शोन है HF, HCl, HBr और HI का। हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन HF मॉलिक्यूल्स, ड्रॉ अ बार ऑन द बार चार्ट टू प्रिडिक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF, एक्सप्लेन योर आंसर। सो आई शुड शो द हाईएस्ट, हायर देन HI2, यानी तुम लोग ये बोल रहे हो कि मुझे जो है वो ये दिखाना चाहिए समवेयर अराउंड लाइक दिस मे बी, या फिर 260 दिखा देते हैं, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कि जो है वो it has got hydrogen bonding, and जो है वो hydrogen bonding is the strongest intermolecular force then out of temporary dipole bonds, ठीक है। So we will say HF is
HF has hydrogen bonding which is much stronger than temporary dipoles of HI. ठीक है. अच्छा, the standard enthalpy change of formation delta HF of HI is 26.5 kilojoule per mole. Define the term standard enthalpy change of formation. So इसकी definition क्या होती है? 1 mole of compound from its constituent elements. ठीक है. Higher electron as well as mention करेंगे for HF. नहीं उनका बस एक मार्क का है इधर तो सॉरी दो मतलब एक बार चार्ट का है और एक बस ये है तो इसमें तुम इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना. इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है. ठीक है. फिर मतलब इधर क्योंकि इतना हमें कोई डिटेल में पूछा नहीं है, एक मार्क उधर है एक मार्क इधर, तो मैंने इसलिए बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस को रिलेट कर दिया. दैट्स इट. लिख सकते हो, लिखने पे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे तुम्हारे. ठीक है. बट ये क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें पता हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन टेम्परेरी डायपोल्स. तो this kind of change of formation can be written as energy released or absorbed when 1 mole of a compound forms from its constituent elements under standard conditions. ठीक है. अच्छा, यू गाइस डू नो ना कि कल तुम लोगों का मॉक होगा. मैं एक ऑप्शनल मॉक रखूंगा तुम लोगों का. जिनका एएस फिजिक्स है उनका एएस फिजिक्स का भी होगा और जिनका एएस केमिस्ट्री का उनका एएस केमिस्ट्री. मैं आपको टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ जो है वो इंशाल्लाह आज रात तक बता दूंगा ग्रुप पे. दोपहर शाम की ही टाइमिंग्स होंगी बिकॉज मुझे जो है जी सब कुछ होगा. तो ऑब्वियसली एएस फिजिक्स का मैं को क्लैश नहीं रखूंगा एएस केमिस्ट्री के साथ. तो हम ऐसा कुछ करेंगे. और जो है क्या कहते हैं क्या बोला था. हाँ, तो आई मैसेज द टाइमिंग ऑन द ग्रुप ही इंशाल्लाह. और मैं कल इंशाल्लाह 60 मार्क्स का P2 का होगा कल. ठीक है. जो कल मॉक होगा वो P2 का होगा. तो P2 के 60 मार्क्स होते हैं तो 60 मार्क्स का ही मॉक होगा. ठीक है. मैं पूरा एक पास पेपर हो सकता है मैं कोई पास पेपर ही दूं, हो सकता है मैं कोई पेपर खुद बना के दूं, तो वो भी हो सकता है. सो डिपेंड्स क्या होगा क्या नहीं होगा. विल सी क्या होता है. ठीक है. और वो पेपर इंशाल्लाह फिर आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में ही ज्वाइन करके. डिड आई टेल यू हाउ द पेपर विल गो थ्रू. पेपर कैसे होगा कल मैंने बताया था. आई टोल्ड नथिंग टू द एएस केमिस्ट्री बैच. आई टोल्ड नथिंग. अच्छा, मैं ये बता दूं कल मॉक जो होगा वो ऑनलाइन होगा. मतलब एज इन यू विल हैव टू जॉइन माय जूम आईडी. ऑप्शनल मॉक है, सबको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई वुड रिकमेंड सब दे दो. टाइम कंडीशंस में होगा, यानी अगर हमारे पास 1 आवर 15 मिनट्स का पेपर होता है, ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ 15 मिनट की सबमिशन स्लॉट दूंगा. क्या होगा, यू विल ज्वाइन दी जूम ऑन द स्टेटेड टाइमिंग्स. ठीक है. आप अपना कैमरा ऑन करोगे. गर्ल्स का ब्रेकआउट रूम अलग होगा, बॉयज का ब्रेकआउट रूम अलग होगा. तो वो टीए जो है वो आपको गर्ल्स को गर्ल्स में डाल देगा, बॉयज को बॉयज में डाल देगा. और आपने वहां पे अपना कैमरा ऑन रखना है. द कैमरा शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू. ठीक है. सो दैट वी कैन सी दैट यू नॉट चीटिंग. वैसे तो चीटिंग करने का कोई होगा नहीं क्योंकि ऑप्शनल है. और हम यही चेक कर रहे होंगे कि आप कर पा रहे हो पेपर की नहीं कर पा रहे हो 1 आवर 15 मिनट्स. तो आप जूम पे आ जाओगे, अपना कैमरा ऑन रखोगे. गूगल क्लासरूम पे आपको पेपर मिल जाएगा 2 to 3 मिनट्स बिफोर द टाइम स्टार्ट्स. आपने पेपर डाउनलोड करना है. अगर आपने डिजिटल पीडीएफ फॉर्म में करना है तो डिजिटल पीडीएफ फॉर्म में कर दो अगर कर सकते हो. अगर नहीं कर सकते तो एक पेपर पे, जैसे तुम लोगों ने कुछ वर्कशीट भी सॉल्व करी होंगी, तो पेपर पे तुम लोगों ने जैसे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, तो एक कॉपी पेपर पे क्वेश्चन नंबर लिखना और उसका आंसर लिख देना. ठीक है. वो कर देना. एंड जो है वो गूगल क्लासरूम पे ही आपकी फिर सबमिशन होगी. जैसे वर्कशीट सबमिट करते हो तो वैसे ही तुम लोग की सबमिशन होगी. ठीक है. HI gas can be formed by reacting H2 gas with I2 gas. The reaction is reversible and an equilibrium forms quickly at high temperatures. Construct an expression for the equilibrium constant Kp for the reaction H2 gas and I2 gas to form HI gas. अच्छा, मुझे याद पड़ रहा है कि ये मेरा पेपर है. मैंने ये पेपर दिया है. मैंने विंटर 21-22 एएस में हमारा कोविड की वजह से ये हो गया था, तो मुझे याद पड़ रहा है इसमें मैंने एक भंड मारा था और मुझे आज तक उस पर अफसोस है. खैर बहरहाल मैं बताऊंगा मैंने क्या भंड मारा था. मुझे अभी याद आया कि ये मेरा पेपर है. सो प्रेशर ऑफ HI and this is at equilibrium, sorry HI gas, और ये हो जाएगा at equilibrium और ये हो जाएगा स्क्वायर. ठीक है. और डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2 गैस, ये भी इक्विलिब्रियम पे, और प्रेशर ऑफ I2 गैस, ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम पे. सही है.
अच्छा, the equilibrium partial pressures of the gases are at 200 degrees Celsius are as follows: pressure H to 895 pascals, pressure I to 895 pascals, and pressure HI is 4800 pascals. Calculate Kp for this reaction. तो बहुत ही आसान है. प्रेशर HI के दिया हुआ है 4800 square divided by 895 into 895. वालेकुम अस्सलाम. आंसर इज कमिंग आउट टू बी 28.8 हमारे पास ये आ रहा है. अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके यूनिट्स क्या होंगे. नो यूनिट्स, स्क्वायर, यानी पास्कल स्क्वायर डिवाइड बाय पास्कल स्क्वायर हो जाएगा. पास्कल स्क्वायर कैंसिल, सो द आंसर इज ओनली 28.8. ठीक है. अगर स्पेसिफाइड नहीं हो, यूनिट्स नहीं लिखना है तो नहीं भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली कैलकुलेट कर लिया करो केपी के क्या यूनिट्स है क्या नहीं आ रहे. ठीक है. फिर क्या बोल रहे हैं. अब मैंने इस सवाल में भंड मारा था. ठीक है, यही सवाल था एग्जैक्ट. और फिर मैंने मिस को बहुत कंप्लेन किया था अपनी कि मैंने ऐसे गधे बने का भंड मारा है. खैर बहरहाल, स्टेट हाउ द वैल्यू ऑफ केपी वुड चेंज इफ एट ऑल. हाँ, सिर्फ ये वाला. इफ द रिएक्शन वर कैरिड आउट एट 100 डिग्री सेल्सियस रादर देन 200 डिग्री सेल्सियस. एक्सप्लेन योर आंसर. अगर मैं ये रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पे कर दूं इंस्टेड ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस, केपी की वैल्यू कैसे चेंज करेगी. थोड़ा सा सोचो और फिर मुझे बताओ. मैंने भंड नहीं मारा. मार्क्सी में दोनों आंसर अलाउड है. मतलब मेरे यहाँ पे कोई मार्क्सी कटे. अच्छा, आई जस्ट सॉ दैट. ये पता नहीं फॉरवर्ड क्या है. सोचो थोड़ा सा. फॉरवर्ड एंडो होगा, फॉरवर्ड एक्सो होगा. प्रीटी श्योर फॉरवर्ड इज एंडो. आर यू श्योर अबाउट दैट. फॉरवर्ड एंडो होगा. लोअर टेम्परेचर मतलब बैकवर्ड रिएक्शन फेवर, इंक्रीज इन प्रेशर. अच्छा देखो, एक तो तरीका हम लोगों के पास क्या है, मैं इसको कर देता हूं. ये मैंने भी देखा था, मुझे अभी राइज हुआ. ये यहाँ पे है. द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा HF HI इज प्लस 26.5 किलो जूल पर मोल. ठीक है, इट इज प्लस 26.5 किलो जूल पर मोल फॉर्मेशन ऑफ HI. अभी क्या है, अगर मुझे उसको फॉर्मेशन ऑफ HI में तब्दील करना है, ये अभी तो मुझे बताया हुआ फॉर्मेशन की एंथैल्पी क्या है. फॉर्मेशन की एंथैल्पी क्या है, प्लस 26.5. इट इज प्लस 26.5 किलो जूल पर मोल. ये भी फॉर्मेशन की इक्वेशन नहीं है. ठीक है, फॉर्मेशन की इक्वेशन कैसे बनेगी, जब मैं इसको 1 कर दूं और ये हाफ और हाफ हो जाएंगे. राइट, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ कंपाउंड फॉर्मिंग. अच्छा, अभी क्या है, फॉर्मेशन नहीं है. दिस इज एक्चुअली 2 टाइम्स फॉर्मेशन. आई होप यू कैन सी द प्रोडक्ट इज 2 टाइम्स. सो बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा H हो जाएगा. बेसिकली द डेल्टा H ऑफ दिस इज 2 टाइम्स 26.5. ठीक है, यानी इसका एंडोथर्मिक चेंज ही है 26.5 मल्टीप्लाई बाय 2. 26.5 multiplied by 2, that is coming out to be 53 kilojoules per mole. ठीक है, which is a positive. So the forward reaction is endo. अगर हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है तो इस बात से मतलब क्या है, अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा टेम्परेचर को, तो क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट. राइट, द इक्विलिब्रियम शैल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट. जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये चीजें बढ़ जाएंगी. द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ दीज आर गोइंग टू इंक्रीज. when these are going to increase, तो Kp will decrease, है ना. जब हमारे रिएक्टेंट्स बढ़ जाएंगे तो Kp डिक्रीज कर जाएगा because inverse proportion इनके साथ. So we'll write this down. Let's write this down. If we use a temperature of 100 degrees Celsius, the backward reaction which is exothermic is favored. Equilibrium shifts towards the left. Equilibrium shifts towards the left, and the partial pressure of HI will decrease and increase for H2 and I2. So Kp will increase. सही है, सॉरी इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा. माय बैड. सो Kp will decrease. एनी प्रॉब्लम इन दिस, कोई प्रॉब्लम इसमें. क्यों होंगे, बिकॉज इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट हो गया ना.
इक्विलिब्रियम में जब शिफ्ट टू द लेफ्ट होगा तो HI की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी और I2 और H2 की बढ़ जाएगी। लेफ्ट की तरफ जाने का मतलब क्या होगा, H2 I2 बढ़ गए, HI डिक्रीज कर गया। यस, कोविड की वजह से मैंने अक्टूबर नवंबर दिया था। सर आपने कहा दोनों आंसर्स वैलिड हैं, हाँ उसने मार्क्स की अलाउंस दी हुई है कि अगर बच्चा जो है वो क्या कहते हैं जो है वो एक्सोथर्मिक ले ले तो वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा वैसे इन दिस रिएक्शन मुझे याद नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने क्या किया था, लेकिन मैंने अब मैं मार्क्स में पढ़ रहा हूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा आंसर सही हुआ होगा। खैर बहरहाल हमने अभी तो ये किया है ना, अच्छा मैं ये कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ, लेट मी राइट दिस डाउन। उसने दोनों चीजें एक्सेप्ट की हुई है, मतलब अगर कोई बच्चा एक्सो भी लिख के या फिर एंडो भी लिख दे तो दोनों चीजें सही है। अच्छा वैसे इन एक्चुअलिटी दिस आंसर शैल बी, ये जो वैल्यू है दिस इज एक्चुअली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इन्होंने डेल्टा HF दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ 26.5 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। हकीकत में ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। हाउ कैन यू सी दैट कि दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? वेल हकीकत में एक्सोथर्मिक इसलिए है बिकॉज अगर देखोगे कि there was a way I remember to show you guys that. Let's go with that. Let's leave it. अच्छा दूसरा तरीका वैसे क्या है कि अगर तुम देखोगे ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। कैन यू सी दैट HI गोइंग बैक टू H2 एंड I2 दिस विल बी अ थर्मल डिकम्पोजिशन। जब HI टूटेगा H2 और I2 बनेगा तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। सो ये उस तरीके से सोचा जा सकता है कि बैकवर्ड रिएक्शन एंडो है, थर्मल डिकम्पोजिशन हमारे पास एंडो होती है, ठीक है। बहरहाल दोनों मार्क्स उन्होंने आंसर जो है वो एक्सेप्ट किए हुए हैं। उन्होंने फिर भी एक ऑप्शन यहाँ पे डाला हुआ है कि अगर कोई बच्चा जो है वो बॉन्ड एनर्जी डाटा इस्तेमाल करता है उस तरीके से एक्सोथर्मिक आ रहा होगा, लेकिन लेट्स नॉट जो है वो बहुत टाइम नहीं करते इसको, छोड़ो इसको। HI reacts with oxygen to form iodine and water. Construct an equation for the reaction of HI with oxygen. So HI shall react with oxygen and we form iodine plus water. तो बैलेंसिंग क्या हो जाएगी, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा बस, राइट right? और ऑक्सीजन को हम हाफ O2 कर देंगे। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन 2I 2H हाफ O2, ये हो गया हमारी बैलेंसिंग। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू ऑक्सीडेशन नंबर्स व्हाई दिस रिएक्शन इज अ redox रिएक्शन। सो कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है, कौन सी ऑक्सीडाइज हो रही है और क्या ऑक्सीडेशन नंबर्स में चेंज आ रहा है। आयोडीन ऑक्सीडाइजेस, ठीक है, आयोडीन ऑक्सीडाइज हुआ है, बिल्कुल सही। आयोडीन यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 0 हो गया, दैट्स करेक्ट। आयोडीन ओवर हियर मैं नीचे लिख रहा हूँ, आयोडीन ओवर हियर इज -1, यहाँ पे 0 है। और ऑक्सीजन फ्रॉम गोज फ्रॉम ऑक्सीजन जो है वो हमारा 0 से हमारा -2 पे गया है। सो ऑक्सीजन हैज बीन रिड्यूस्ड एंड आयोडीन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, यू गाइस आर करेक्ट। सो अब इसको लिखोगे आंसर को, देखो इसने बोला हुआ है विद रेफरेंस टू ऑक्सीडेशन नंबर्स। वैसे भी जब भी लिखना हो तो ऑक्सीडेशन नंबर्स हमेशा कोट किया करो। सो वी विल से आयोडीन was oxidized as it went from -1 in HI to 0 in I2 and oxygen was reduced as it went from 0 in O2 to -2 in H2O, ठीक है। HI can also be formed by the reaction of I2 gas with hydrazine. State the change in pressure that will occur when 2 mole of I2 gas fully reacts with 1 mole of N2H4 gas in a sealed container at constant pressure. Explain your answer. तो बोल रहे हैं जब ये रिएक्शन होगा तो प्रेशर में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज करेगा, रुबेफा सेज इंक्रीज, मोइज आल्सो सेज इंक्रीज, एंड व्हाई इंक्रीज। वेरी गुड। और बाकी बच्चे समझ में आ रहा है? जब ये रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा, पहले ये दोनों ये सब चीजें नहीं थी, this progresses and this forms, so what's going to happen? Yes, we can see that there is 2 plus 1 3 moles of gas over here, whereas you have got 4 plus 1 5 moles of gas over here. So the 3 moles of reactants are becoming 5 moles of products. Since the moles of gas are more as the reaction progresses, therefore the pressure will increase. तो हम ये लिख लेते हैं 3 moles of gas
of reactants convert to 5 mole of gas of products as the reaction progresses. The number of moles of gas increase and thus the pressure also increases. अच्छा ओ भाई ओके उसके बाद क्या है सर अगर हम कंपैरिजन के वे में लिखें एज इफ 3 ऑन रिएक्टेंट 5 ऑन प्रोडक्ट हाँ तुम कह रहे हो देयर आर 3 मोल्स ऑफ गैस ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड 5 मोल्स ऑफ गैस ऑन द प्रोडक्ट साइड हाँ उसके आगे मतलब अगर आंसर अपने लिख के दिखा तो फिर मैं बता देता हूँ कि वो करेक्ट होगा उसमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे in the laboratory HI gas can be formed in a two-step process 3I2 plus 2P solid equals to 2PI3 solid PI3 solid plus H3H2O equals to H3PO3 aqueous plus 3HI aqueous draw a dot and cross diagram for of a PI3 molecule अच्छा PI3 हैलोजेंस का आपने हमेशा याद रखना है हैलोजन ज्यादातर एक ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं राइट और फास्फोरस अगर हम फास्फोरस को देखें आई डोंट नो अगर इसमें नहीं इसमें भी नहीं देते फास्फोरस नहीं हमारे जिसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं है लुक इट्स नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें कोई इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होगा इसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बन जाएंगे ये वापस नहीं जाएगा इट्स नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन तो तुम इसमें इक्विलिब्रियम नहीं लिखोगे इट्स नॉट गोइंग टू बी अ शिफ्टिंग ऑफ एनीथिंग you're just going to write that 3 moles of reactants become 5 moles of products and therefore the moles of gas will increase and therefore the pressure will increase अच्छा तो हैलोजेंस जो है वो ज्यादातर एक ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं और फास्फोरस अगर आपको पता हो या याद हो फास्फोरस अगर आपको याद नहीं हो तो पीरियोडिक टेबल में जाके देख लेना पीरियोडिक टेबल इज योर बेस्ट फ्रेंड इट इज इन द सेम ग्रुप एज अमोनिया ओ नाइट्रोजन तो दिस इज गोइंग टू बी अ लॉट लाइक द अमोनिया का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ठीक है PI3 इज गोइंग टू बी अ लॉट लाइक द अमोनिया का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम सो इट्स गोइंग टू बी फास्फोरस यानी फास्फोरस आ गया और फिर आपके पास आयोडीन आ जाएगा और वैसे आयोडीन फास्फोरस से बड़ा होता है बट ऑब्वियसली इधर थोड़ा जो है वो जगह का मसला बन रहा है तो आई ड्रॉ इट अ लिटिल कंपैरेबली so this is iodine 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 all of these will form single bonds और अमोनिया में क्या होता है अमोनिया पे एक लोन पेयर बच जाता है इसी तरह फास्फोरस पे भी लोन पेयर बच जाएगा व्हाई बिकॉज फास्फोरस इज आल्सो इन ग्रुप 15 एज नाइट्रोजन तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इसने इनको दे दिया बाकी 2 इस पे रहेगा और आयोडीन ने अपने दे दिया और बाकी आपने जो है वो आयोडीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट करके आना है ठीक है भूलना नहीं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में आपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं तो ड्रॉ ऑल दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गया हमारा PI3 का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन स्टेप 2 वेरी गुड मोइज व्हाट्स द स्टेप 2 का रिएक्शन कॉल्ड हाइड्रेशन नहीं कहेंगे इसका हलाएगा विल कॉल इट हाइड्रोलिसिस ठीक है हाइड्रेशन नहीं है इट्स हाइड्रोलिसिस ठीक है पानी की मदद से आपने PI3 को तोड़ डाला उसको H3PO3 बना डाला सो दिस इज अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन H3PO3 and HI are both strong branched Lowry acids. Give the meaning of the term strong branched Lowry acid. तो strong का मतलब क्या होता है? Dissociates fully in aqueous solution और branched Lowry gives an H plus. So a strong branched Lowry acid is an H plus donor. ठीक है यहाँ पर proton donor that dissociates या that ionizes completely in aqueous solution. फिर आपको क्या कह रहे हैं they're asking you to give the formula of the conjugate base of H3PO3. What is going to be the formula for the conjugate base? Conjugate base फिजा NaOH conjugate base कहाँ से है? रुवैफा एक चीज बोल रहा है उसमें conjugate base देनी है ये जो
कॉन्जुगेट बेस क्या होती है? कॉन्जुगेट बेस होती है द थिंग फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन H प्लस और द गेन ऑफ वन H प्लस। ठीक है, तो ये एसिड है, ये एक H प्लस लूज करेगा, सो इट्स गोइंग टू बी H2PO3 माइनस। इसने एक H प्लस लूज कर दिया तो ये H2PO3 माइनस बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज आपने लिखना है इस पे, और H2H3 में से एक हमने H प्लस दे दिया तो H2PO3 नेगेटिव। कॉन्जुगेट बेस ये होता है, यानी एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? एसिड जब एक H प्लस लूज करेगा तो उसकी कॉन्जुगेट बेस में बन जाएगा वो, और जब बेस जो है वो एक H प्लस गेन करेगा तो अपना कॉन्जुगेट एसिड में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रहे। HI reacts with propene to form a mixture of one iodopropane and two iodopropane. Identify which of one iodopropane or two iodopropane is the major product of this reaction. Explain your answer. अच्छा, so कौन सा होगा? वन आयोडोप्रोपेन होगा या टू आयोडोप्रोपेन मैक्सिमम मेजर प्रोडक्ट होगा? टू वाला होगा, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, हम सबको पता है हाइड्रोजन एड्स टू द साइड दैट देयर इज ऑलरेडी यू हैव अ हाइड्रोजन, सो दूसरी साइड पे ऑब्वियसली आपके पास आयोडीन लग जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी नोन एज जो है वो टू आयोडोप्रोपेन। और इसमें यानी अगर अगर हम इसका इनवर्स बनाते हैं, यानी अगर मैं H यहाँ पे डालता और I यहाँ पे डालता तो फर्क क्या पड़ता? ऑपोजिट में प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है, इस वाले में सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है इन द टू आयोडोप्रोपेन, सो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट लाइक दिस। ठीक है, एंड यस, मोर पॉजिटिव इफेक्ट। So 2-iodopropane is the major product as the carbocation intermediate formed in this process is more stable than the primary carbocation formed otherwise. Due to greater positive inductive effect by neighboring alkyl groups. अच्छा, फिर क्या है? कैन वी से सेकेंडरी एज वेल? सेकेंडरी एज वेल लिखा तो है। अच्छा, इज सेकेंडरी सही है, मैं लिखा नहीं इधर, मैं लिखना चाहा था। as the carbocation intermediate formed in this process is a secondary, मतलब मैं लिखना था, लिखने की जगह नहीं छोड़ी मैंने, रुको। so carbocation as the, इधर लिख लेते हैं, मैंने लिखना था, मैं आंसर लिखते, मैं लिखा नहीं शायद, निकल गया। So 2-iodopropane is the mineral secondary carbocation intermediate formed in this process more stable than the primary carbocation formed otherwise due to greater positive effect by neighboring alkyl groups. Complete the diagram to show the mechanism of this reaction between HI and CH3CH2 that forms the middle product identified in G1. Include curly arrows, lone pairs of electrons and charges as necessary. ठीक है, तो इन्होंने डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव ऑलरेडी मार्क किया हुआ है हमारे लिए, अब हमने बाकी चीजें मार्क करनी है। पहले स्टेप में और क्या दिखाऊं इधर? तुम लोगों ने कहा था मैकेनिज्म रिवाइज करवा दें, तो मैकेनिज्म रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, टेक दिस एज योर रिवीजन फॉर द मैकेनिज्म्स। सो व्हिच एरो शुड पॉइंट वेयर एंड व्हाट शुड आई डू? और क्या चीजें मार्क करनी चाहिए मुझे स्टेप में? एरो फ्रॉम डबल बॉन्ड टू हाइड्रोजन। ओके, so what's going to happen is this bond is going to break and is going to attack the hydrogen, और ये बॉन्ड वापस से डिसोसिएट करके आयोडीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ठीक है, तो अभी क्या फॉर्म होगा? अभी हमारे पास, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं क्योंकि वहां पे ऐड होगा ना, लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, और ये हमने ऐसे दिखा दिया। हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? अब यहाँ पे ऑलरेडी मोर हाइड्रोजन है, तो CH ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा H। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करूं? यस, आई हैव टू शो अ पॉजिटिव चार्ज, एंड इसके अलावा क्या दिखाऊं स्टेप में? और I माइनस अटैक करेगा। ठीक है, I माइनस बना दिया, I माइनस तो और क्या बनाना है मुझे? I माइनस पे लोन पेयर होगा। ठीक है, I माइनस पे लोन पेयर होगा और ये लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेगा, राइट? एंड देन यू गोइंग टू गेट योर फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मिंग CC, ये हो गया CH3,
ये हो जाएगा CH3, ये है H और ये हो गया आयोडीन। ठीक है। अच्छा, मुझे ये काफी विविडली याद है पेपर, मेरा पढ़ा था कैंपस DHS ESS में, आई थिंक DHS ऐसा था, पता नहीं कौन सा था। और शायद हो सकता है हमारे उस दिन दो पेपर थे, मुझे याद पड़ रहा है, मेरा केमिस्ट्री भी था और मैथ्स भी था, दोनों पेपर थे उसी दिन, जो याद पड़ रहा है। शायद ऐसा कुछ पढ़ा था कि मैथ्स और केमिस्ट्री साथ पढ़ा था। खैर बहरहाल, काफी सालों बाद ऐसा हुआ था कि एक क्वेश्चन के 26 मार्क का क्वेश्चन आया था। ठीक है, दिस इज नॉट वो रेगुलर, ऐसा नहीं होता कि एक 26 मार्क का क्वेश्चन दिया जाए। तो लेकिन आपने देखा कि पूरा क्वेश्चन 1 जो है, दैट वाज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन 1, और अब जाके वो खत्म हुआ है। और तकरीबन समझ लो 1/3 ऑफ द पेपर यही था। 1/3 क्या, आधा पेपर ये था। 26 तो हो गया ना, ये 30 हो गए तकरीबन। आधा पेपर यहाँ पे उन्होंने पूछा, टेस्ट कर लिया। सही है। तो मैंने अपनी मिस को बताया था, ईमेल लिखी थी कि मैं इस दफा पैटर्न चेंज कर गया सारा, और इट वाज फन डेज, दोज वर फन डेज। उसमें बहुत मजा आता था। अब तो खैर बहरहाल जिंदगी चेंज हो गई है। टेबल 1 गिव्स फिजिकल डेटा फॉर सम ऑफ द पीरियड 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो टेबल 1 है और ये कुछ आपके पास पीरियड 3 एलिमेंट्स है। कंप्लीट द रो इन द टेबल लेबल्ड बॉन्डिंग प्रेजेंट इन दी एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, 11 12 13 14 यानी ये क्या है? 11 इज गोइंग टू बी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर। राइट। सो बॉन्डिंग प्रेजेंट इन सोडियम में मेटालिक बोली हुई है, मैग्नीशियम में भी क्या होगी? मेटालिक होगी। एल्यूमिनियम में भी मेटालिक होगी। सिलिकॉन में क्या होगी? कोवेलेंट हो जाएगी। ठीक है। और फॉस्फोरस में कोवेलेंट, और सल्फर में कोवेलेंट या, अच्छा जी, हाँ वो सिंपल कोवेलेंट ऑल ऑफ दैट हो जाएगा। आयोनिक हो सकती है क्या किसी में कभी भी? कैन देयर बी आयोनिक इन एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स? नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट की बात करो तो एलिमेंट में ऑन इट्स ओन कभी आयोनिक नहीं होती। ठीक है, तो ये आयोनिक जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हो गया था। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो सोडियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? बोला तो है नहीं वैसे, कंप्लीट कर लेते हैं। +1, तो ये ऐसे ही चलता है, ये +2 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, ये +5, ये +6 एंड +7 एंड सो ऑन। ठीक है। और ये क्यों होता है? बिकॉज यूज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स +2, उसके बाद 3 4 5 6, सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इनका इसलिए आ जाता है। Explain the difference between the first ionization energies of the elements with atomic numbers 11 and 17. So we can see that the first ionization energy is gradually increasing. So can you tell why there is a gradual increase across the period? Same shielding but increase in nuclear charge. बिल्कुल सही है। और क्या लिखेंगे इसके अलावा? Atomic radius decreases, increasing nuclear pull, and therefore it becomes harder to remove an electron. Very good, perfect answer. So we're going to say that as we move across the period, the nuclear charge increases, but shielding by inner shell electrons remains constant. Therefore, the atomic radius decreases as the nucleus pulls more strongly on the valence electrons. And so it becomes harder to remove an electron. फिर क्या पूछ रहे हैं? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स 15 एंड 16। तो 15 और 16 के बीच में ड्रॉप क्यों आ रहा है? वैसे तो जनरल इंक्रीज था, व्हाई इज देयर अ ड्रॉप बिटवीन 15 एंड 16? एसपी वाला कुछ था? नहीं, एसपी वाला कुछ नहीं था, स्पिन पेयर रिपल्जन था। यस एग्जैक्टली। तो इफ यू रिमेंबर, तो फॉस्फोरस क्या होता है? फॉस्फोरस हो जाएगा पीरियड 3 है ना ये, तो ये होता है 3p3, विच इज लाइक दिस।
और सल्फर क्या होता है, ये हो जाता है 3p4, राइट। और 3p4 में क्या होता है, 3p4 में आपके पास एक ऑर्बिटल होता है जिसमें आपके पास स्पिन पेयर रिपल्जन हो जाएगा, ठीक है जी। दूसरा वाला ड्रॉप कौन सा था, दूसरा वाला ड्रॉप ये रहा, बिटवीन मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो इसका ये था कि यहाँ से 3s2 में से रिलीज हो रहा है या, और यहाँ पे 3p1 में से रिलीज हो रहा है। 3p1 इज अ हायर एनर्जी शेल, इसलिए उसमें से कम एनर्जी लगती है। 3s2 इज अ क्लोजर टू दी दैट, ठीक है जी। और जिसमें ऑब्वियसली स्पिन पेयर रिपल्जन है, ठीक है जी, उसको जो है वो क्या कहते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा आसान है, बिकॉज ऑलरेडी इट्स बीइंग रिपेल्ड। सो और इसकी क्या होती है, इसकी 3p4। So we're going to say that मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये है कि एल्यूमिनियम 3p1 है और मैग्नीशियम 3s2 है, राइट। तो p वाला ऑर्बिटल इज हायर इन एनर्जी विच इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इसमें से ज्यादा आसानी से निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। whereas 3s जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, लोअर एनर्जी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, ठीक है इनका। अच्छा, तो हम इधर ये लिखेंगे कि द इलेक्ट्रॉनिक configuration of p is, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या एक काम करते हैं, चलो लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक, नहीं, लेट्स राइट लाइक दिस, both phosphorus and sulfur lose an electron from the 3p subshell. Phosphorus electronic configuration ends in 3p3, which means the electron is harder to lose than in sulfur, as its electronic configuration ends in, मुझे याद नहीं पड़ा मैंने आंसर कैसे लिखवाया वैसे इसका, तो यू कैन ऑब्वियसली यूज बेटर वर्डिंग्स, आई डोंट नो, मेरे दिमाग में भी आ रहा है। तो इन सल्फर एज इट्स इलेक्ट्रॉनिक configuration ends in 3p4 and the electron is easier to remove in sulfur due to spin pair repulsion, सही है। So both phosphorus and sulfur lose an electron from the 3p structure. Phosphorus electron and then electron higher to than in sulfur in the 3p4 and the electron is removed in sulfur due to switch off. बस सही है। Complete the row in a table labeled maximum oxidation number कर दिया। Explain the variation in anionic radius for the elements with atomic numbers 14 to 17. तो 14 to 17 जब हम देखते हैं anionic radius, तो anionic radius डिक्रीज कर रहा है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी वही है, इट्स द सेम थिंग, anionic radius डिक्रीज कर रहा है ना, इट्स डिक्रीजिंग, तो एक्सप्लेनेशन वही है कि न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है, बस शील्डिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन इज रिमेनिंग कांस्टेंट, therefore the atomic radius is decreasing, right? So we'll write this again. So we'll say the nuclear charge increases from atomic number 14 to 17 while shielding remains constant. G मेरा बच्चे लोग एफा, उसमें इलेक्ट्रॉन ही ऐड होता है, the atomic radius decreases as the valence electrons feel a stronger pull and are pulled inwards, right? कोई प्रॉब्लम इसमें? वेरी डिस्क्रिप्टिव 3 पार्ट्स, बहुत ज्यादा लिखवाने को बोल दिया था। अच्छा, फिर क्या बोला है इन्होंने हमें,
इन्होंने हमें बोला है यूज द एक्सिस टू शो द ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट्स। तो ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है? डू वी नो द ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट्स? अगर हमें याद हो मेल्टिंग पॉइंट्स में, यस, सो इट इज एन इंक्रीज टिल द सिलिकॉन, क्योंकि you have an increase till over here and then it decreases to phosphorus। ये याद रहे कि सल्फर पे इंक्रीज आता है और फिर क्लोरीन पे दोबारा से डिक्रीज करता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ योर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, इसके अंदर जायंट कोवेलेंट होती है 14 में, हल्का सा हो सकता है मैंने आगे पीछे कर दिया। don't think this is aligning quite perfectly, I think ऐसे कर लेते हैं। बस इसको मेक श्योर कर लेना कि तुम लोगों की जो है वो क्या कहते हैं, मतलब लाइन अप कर रहा हूँ, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 एंड देन 17, सही है। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, Dmitry Mendeleev published the first periodic table in 1869. Mendeleev used his knowledge of chemical periodicity to propose the properties of gallium, a group 13 element. Table 2 shows some chemical and physical data of the elements in group 13, ठीक है। तो कुछ आपको केमिकल एंड फिजिकल डाटा जो है वो ग्रुप 13 की शो करी है। बोल रहे हैं कंप्लीट द टेबल बाय प्रिडिक्टिंग द वैल्यूज फॉर द मिसिंग डाटा। तो हम डेंसिटी को देखते हैं तो हमें डेंसिटी नजर आ रही है कि वो इंक्रीज कर रही है, राइट। जनरली देयर इज इंक्रीज इन डेंसिटी, ऑब्वियसली एक्सप्लेनेबल भी है क्योंकि इसका 5 mr है, इसका 13 mr, इसका 31 है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो व्हाट डू यू थिंक वी शुड राइट इज डेंसिटी? 4.1, ठीक है, लेट्स राइट 4.10, राइट इट टू मैच द डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। 4.3 लिख रहा हूँ, 4.30 लिखना, ठीक है। मैच दी टू डेसिमल प्लेसेस, यानी 2 डेसिमल लिखना है इसको, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या आके बस बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना। सो लेट्स राइट, व्हाट वैल्यू डू यू थिंक वी शुड राइट? 60, ओके, वेरी 15 50 एनी वैल्यू, ठीक है। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, 2300 से लेके 1500 तक वैल्यू एक्सेप्टेबल है। क्या है आयोनिक रेडियस? 0.065, ओके, 0.065, ठीक है। लुक्स प्रिटी, 68 लिख लो, व्हाटएवर, इसमें भी बिट फ्रॉम ओवर हियर टू हियर द वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। लेकिन एक वैल्यू लिखना और 3 मार्क्स का है। आई थिंक दिस वाज द मोस्ट इजीएस्ट 3 मार्क्स दैट यू वुड हैव एवर गॉटन इन योर एंटायर लाइफ। फ्री के नंबर है। इंडियम एंड एल्यूमिनियम आर एलिमेंट्स इन ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। Indium has very similar chemical properties to aluminium. Indium reacts vigorously with hydrochloric acid to form a colorless gas and a salt in solution. Indium oxide is amphoteric. Gaseous indium bromide has the formula In2Br6. This molecule contains coordinate bonds. Identify the formula of the salt formed when indium reacts with hydrochloric acid. ICl3, very good. So जैसे AlCl3 होता है तो this will also form ICl3, oh sorry ICl3 नहीं है, En है ना, ion है ना, indium, ion है, my bad, indium। construct an equation to for the reaction of In2O3 with excess aqueous NaOH, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोलता, इसको याद कर लो, इस रिएक्शन को, इफ यू रिमेंबर तो हमने याद रखा था Al2O3 when it reacts with NaOH, ठीक है, क्या बनता है, डू यू रिमेंबर? मैंने एक तरीका बताया था याद रखने का, क्योंकि याद ही रखना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू इट्स NaOH4, you form NaOH4, yes, Na3AlH4 नहीं है, इट्स NaAlOH4, ठीक है। नहीं InCl3 करना है, ठीक है। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्ट करेगा तो InCl3 ही बनेगा। फर्दर अगर वो डायमराइज करते तो फिर In2Cl6 लिख सकते थे। अच्छा, और इधर बाकी मेरे ख्याल से हमें पानी भी चाहिए होता है, तो फिर उस हिसाब से हम इसको बैलेंसिंग कर लेंगे इसकी। सो बस हमें एल्यूमिनियम की जगह हमें इंडियम लिखना है। सो In2O3 plus NaOH plus H2O, we are going to form in नहीं होगा, NaNOH4, और बाकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब बैलेंसिंग कितनी होगी? 2 आयन है, this we do this 2 4 4 2 8 हो गए, तो 3 2 और इसको भी हमें बस 2 करना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज द बैलेंसिंग 1 2 3 2, नहीं मेरे ख्याल से ये नहीं हो गई। Isn't this balanced now? IN2 हो गए, ठीक है, 2 Na थे, 2 Na बैलेंस हो गए मेरे। फिर ऑक्सीजन अगर हम देखते हैं
तो ऑक्सीजन कितने हैं इधर, 8 ऑक्सीजन है, सो 2 + 2 4, 4 + 3 7 हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, 3 4, अच्छा फाइन, हाँ ठीक है, यू गाइस आर राइट, 3 हो जाएगा, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड, यस 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 यस, ऐसा ही है। Draw a diagram that clearly shows the types of bond present in In2Br6। तो वही जो हमारे कोर्स में Al2Cl6 वाली एग्जांपल है, वो कह रहा है तुम In2Br6 के साथ दिखा दो। सो आयन आयन, हम इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, Br 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 और Br, और फिर हम यहाँ पे अगर डेड बॉन्ड ऐसे दिखा रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसका डेड बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ In2Br6। So compound T is an isomer of C6H12. Name T. Can you name T? What this is? अच्छा भाई, so ये क्या है? This is going to be 1 2 3 4, यानी 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन है, ठीक है। This is 2, 3 डाइमिथाइल, whoops, डाइमिथाइल ब्यूट टू इन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्रॉ द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ अ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ टी दैट शोज सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। अब हमने इसका एक स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है जो मुझे सिस ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमर्स देगा। अभी अगर हम देखेंगे इसमें मसला क्या है, इसमें सबसे बड़ा मसला यही है कि इस पे दोनों साइड्स पे क्या CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं। इट हैज गॉट ऑन बोथ साइड्स इट हैज गॉट अ CH3 ग्रुप, ठीक है। अब हमने इसको चेंज करना है। मारिज केमिकल बॉन्डिंग में क्या चीज इज वेरी वीक, व्हाट इज वेरी वीक इन केमिकल बॉन्डिंग? अच्छा इसको हम कैसे करें, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 आउट से 2 3 4, 1 2 3 4 5, and maybe what we can do is add a double bond like this. Do you think this is correct? बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स, अच्छा मुझसे एंड ऑफ क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा एक वैलिड आइसोमर हमारे पास ये है, ये कौन सा है, दिस मैंने बना दिया हेक्स-2इन बनाया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, देखो 6 कार्बन गए ना हमारे पास 6 कार्बन का है, राइट। सो यू जस्ट नीड टू ड्रॉ कोई भी 6 कार्बन का जो आपके पास अल्कीन जिसमें आपसे स्ट्रॉन्ग दिखा सको। तो हेक्स-2इन में है हमारे पास, ठीक है। यू हैव गॉट हेक्स-2इन में आपके पास क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन्स आइसोमर्स, आप हेक्स-3इन भी बना सकते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे, जरूरी नहीं है आप सिर्फ ये बनाओ, देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ आंसर्स एक्सेप्टेबल ओवर हियर एंड यू कुड हैव ड्रॉन एनी ऑफ देम, ठीक है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि इसमें कौन सा है। दिस क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली वेरी इजी, ठीक है। जो भी आपको बस ये दिमाग में रखो भाई मुझे 6 कार्बन का बनाना है और 6 कार्बन मुझे सिस्ट्रॉन्स दिखाना है, ठीक है। अच्छा सर चेन में 4 कार्बन नहीं आने चाहिए थे, नहीं ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या है, तुम वो कार्बन की जो चेन्स हैं, तुम जो ये कार्बन की ब्रांचेस वगैरह ये सब कुछ है तुम इधर से उधर कर सकते हो, ठीक है। सो ये 6 कार्बन थे इन टोटल, मैंने जो है वो अपनी मर्जी से बना लिया इस तरीके से। अच्छा दूसरी बात ये है सर मुझे मैकेनिज्म में थोड़ा इशू है, अच्छा मैकेनिज्म्स में रिवाइज जरूर करवा सकता हूँ, ठीक है, आई कैन डू अ रिवीजन ऑन द मैकेनिज्म्स। बाकी फिर मुझे जो केमिकल बॉन्डिंग वाला है ये भी थोड़ा सा क्लियर करो कि इसमें क्या मसला एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्ट थिंग इज द मसला, बिकॉज क्वेश्चन तो ज्यादातर वही आता है कि हाइड्रोलिसिस हो रही है तो कोवलेंट बॉन्डिंग है और आयोनिक है और उसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं, और इसके अलावा तो और कुछ इतना कोई खास आता नहीं है। Each carbon atom in T forms a sigma bond to at least one other carbon atom as shown, ठीक है। तो ये जो T है इसमें दिखाया हुआ है कि भाई ये एटलीस्ट एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है टू क्या कहती हैं, एटलीस्ट वन अदर कार्बन एटम, सही है। तो हमारे पास टी क्या था, टी था यहाँ पे बीच में हमारे पास डबल बॉन्ड है और बाकी सारे हमारे पास ऊपर नीचे मिथाइल ग्रुप से, तो वैसे ही बनाया हुआ है, ठीक है। सो ऑन द डायग्राम ड्रॉ द ऑर्बिटल्स दैट रिप्रेजेंट द पाई बॉन्ड दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन टी। तो भाई अब मुझे जो है वो इसमें जो है वो ऑर्बिटल्स दिखाने हैं टू रिप्रेजेंट द पाई बॉन्ड दैट इज माय रिप्रेजेंटिंग माय पाई बॉन्ड। सो भाई हम सबको याद है कैसे बनाते हैं हम, अगर मैं ऑर्बिटल के शेप में बनाऊंगा तो द पाई बॉन्ड एग्जिस्ट अबव एंड बिलो द स्ट्रक्चर, राइट, अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो भाई ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पाई बॉन्ड हो गया,
एंड यू कैन मे बी लेवल दिस लाइक दिस एज वेल कि भाई ये हमारा पाई बॉन्डिंग है, इसमें एक ही चीज आई। फिर क्या है, स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द टू कार्बन एटम्स बिटवीन विच द पाई बॉन्ड फॉर्म्स। अब हमने इनकी हाइब्रिडाइजेशन को कोट करना है, दिस इज Sp2। वेरी गुड। अच्छा, उसको देखना कैसे है, इसको देखना इस तरीके से है कि भाई देखो, एक तो हमें पाई बॉन्ड बनाना है, वी नीड टू मेक अ पाई बॉन्ड। तो एक एस, वुप्स, एक एस और तीन पी में से एक पी ऑर्बिटल मुझे रिजर्व करना पड़ गया, तो एक एस दो पी कंबाइन कर देंगे, Sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास ये हो जाएगी, Sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, उसके बाद क्या है, रिएक्शन स्कीम स्टार्टिंग विद टी इज शोन, रिएक्शन टू ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, नॉलेज ऑफ द मैकेनिज्म इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये रिएक्शन वन है, इसमें आपके पास ये चीज बनी है, एंड देन रिएक्शन टू इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैज हैपेंड। सही। गिव द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर रिएक्शन वन। द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर रिएक्शन वन आर, अल्कीन को हमने डायोल में कन्वर्ट किया। हाउ डू वी कन्वर्ट एन अल्कीन टू डायोल? It is cold dilute acidified KMnO4. Yes, cold dilute acidified KMnO4 and your alkene converts to a diol. जी मोइस पूछो, can we write H plus of H? Yes, you can write H plus. तुम इसके साथ ऐसे करके लिख दो कि कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 प्लस H प्लस, तो उसका मतलब यही है कि तुम एसिडिफाइड ही बोलना चाह रहे हो। ठीक है। अच्छा, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ V एज अ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 2। अच्छा भाई, कह रहे हैं कि मैं कैसे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन रेजर इस्तेमाल कर सकता हूं और ये मेक श्योर कर सकता हूं कि मेरे पास V बन रहा है। सो एनी आइडियाज? Orange precipitate will form, and why is the orange precipitate forming in the first place? इसमें ऐसा कौन सा ग्रुप है जो ऑरेंज precipitate बना के देगा हमें? हमें जो है वो एक कीटोनिक ग्रुप हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, सो द कीटोनिक ग्रुप ओवर हियर। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली कीटोन है, कार्बोनाइल भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर जो होगा उसको लिखो कि भाई ये कीटोन ग्रुप है, एंड कीटोन 2,4-DNPH रिएक्ट करके हमें एक ऑरेंज precipitate दे देगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर, V has a ketone group and 2,4 DNPH will react with V to give an orange precipitate। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास, द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन 2 कैन बी मॉनिटर्ड बाय इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, सो द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन 2 कैन बी मॉनिटर्ड यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। द एब्जॉर्प्शन कॉज्ड बाय द OH बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट बिकॉज़ वाटर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। तो भाई कह रहे हैं कि आप OH बॉन्ड वाली एब्जॉर्प्शन नहीं देखिएगा, क्योंकि हमने जो है वो पानी इस्तेमाल किया एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, उसके अलावा हमें देखना पड़ जाएगा। Now they're asking us identify two absorptions and the bond responsible for these absorptions whose appearance will change significantly during this reaction। ठीक है, रिएक्शन 2 के लिए। तो रिएक्शन 2 को जब हम देख रहे हैं तो कोई ऐसे आपने दो बॉन्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनका सिग्निफिकेंट चेंज आएगा इसमें। मुझे बॉन्ड के नाम बता दें, मैं आपको एब्जॉर्प्शन रेंज दे दूंगा कौन सी होगी। एक तो मेरे ख्याल से C डबल बॉन्ड हो जाएगा, राइट, दिस वन, एक तो ये हो गया, और दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? आई थिंक इट शैल बी C सिंगल बॉन्ड। यही है, मिथाइल तो दोनों में है, ठीक है। इसके अलावा अल्कोहलिक ग्रुप ने मना कर दिया कि वो नहीं देखना, तो रह जो है वो दो ही जाता है हमारे पास, एक C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O की एब्जॉर्प्शन याद है किसी को? कहाँ पे देखते हैं हम इसको? ये तो मैंने बताया था आपको, याद कर लो। सो दिस इज सीन एट द प्लेस ऑफ, याद किया किसी ने? 1740 1700 लगभग याद कर लो, ठीक है। 2100 1700 होती है, ठीक है। C डबल बॉन्ड की अप्रोक्सीमेटली याद रखो, अच्छी बात होती है ये, ठीक है। 1700 पे ये जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एग्जैक्ट जो है वो है 1670 1740, तो ये 1700 पे अप्रोक्सीमेटली होती है। और C सिंगल बॉन्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर हम C सिंगल बॉन्ड को देखते नहीं, लेकिन अभी क्योंकि कोई और चारा नहीं है तो वी हैव टू सी दैट, ठीक है। सो वी शैल से C सिंगल बॉन्ड इन द रेंज। अच्छा, क्योंकि ये पुराना पेपर है, सी सिंगल बॉन्ड ये रहा ना, देखो सी सिंगल बॉन्ड, कैन यू सी सी सिंगल बॉन्ड इन द रेंज ऑफ 1040 to 1300।
अच्छा ये पुराना पेपर है, इसमें आपको डेटा बुकलेट दी जाती है, ठीक है, तो मैं इसलिए वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे टेबल नहीं दिया हुआ होगा। और सी डबल बॉन्ड हो, आपके पास सवाल आएगा तो आपको पेपर में ही टेबल छाप के दिया जाएगा। इन द रेंज 1670 to 1740। फिर क्या दिया हुआ है हमको, हमको ये दिया हुआ है V इज यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल ऑर्गेनिक रिएक्शंस। V को रिएक्शन 3 करते हैं तो W बन जाता है, ठीक है। V के साथ रिएक्शन 4 करते हैं तो ये बन जाता है X। देन रिएक्शन 5 में डिहाइड्रेशन करते हैं तो Y बनता है। एंड रिएक्शन 6 में एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं। V एंड W आर कलरलेस एंड सोल्यूबल इन वाटर। बोल रहे हैं V और W जो है वो कलरलेस है एंड सोल्यूबल है पानी के अंदर। स्टेट व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इन रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 में क्या देखेंगे हम, येलो प्रेसिपिटेट, और किस चीज के होंगे वो, कौन सी चीज है जो हमें येलो प्रेसिपिटेट देती है, नॉट I माइनस ऑफ CHI3, यस CHI3 आयोडोफॉर्म, ठीक है। आयोडोफॉर्म एक्चुअली जो ट्राई आयोडोमीथेन है या इसको आयोडोफॉर्म भी बोलते हैं, ये है वो चीज जो आपको येलो प्रेसिपिटेट देती है। V और W ये दोनों कलरलेस है इस केस, ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या है हमारे पास, next, reaction 3 is a redox reaction. Identify which of the reactants is reduced in this reaction. बोल रहे हैं reaction 3 जो है वो हमारा redox reaction है। Can you identify which element has been reduced in this case? Iodine, yes, exactly. अगर आपको याद हो हम इसके लिए इस्तेमाल क्या करते हैं, alkaline aqueous iodine इस्तेमाल करते हैं। इसमें आयोडीन के बेचारे की क्या है, 0 है, whereas इधर वो मजबूरन बेचारे को -1 होना पड़ता है, right? So the problem is that iodine is reducing, ठीक है। So the species that is being reduced is iodine. उसके बाद क्या है, construct an equation for reaction 4, use H in the equation to present and add a hydrogen from the NaBH4। अच्छा तो अब क्या है ये, ओके अगर मैं ये देखना चाहूं कि चेंज क्या हुआ है बिटवीन बोथ ऑफ द थिंग्स, सो आई थिंक वी ऑल विल क्लियरली सी कि ये C डबल बॉन्ड O था 1 2 3 4, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 ये CH हो जाएगा। यानी अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए हैं, राइट? एम आई सेइंग दिस करेक्टली? I have added 2 hydrogens extra to the original thing. So basically in V I will be adding 2 hydrogens and forming whatever this X thing is, ठीक है। तो मैं इधर क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं +2 हाइड्रोजन्स इज गिविंग मी C6H14 एंड देन O। और कुछ हो सकता है, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक दिस इज इट। सही है, क्लियर है, ये कोई प्रॉब्लम इसमें इन द रिएक्शन स्कीम? ओके, X इज अ मिक्सचर, क्या बोला हुआ है, X इज अ मिक्सचर ऑफ 2 optical isomers. Draw the 2 optical isomers in the boxes provided. ठीक है, भाई बना लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, I'm going to remove this, take a screenshot of X and then control Z। तो हाउ डू वी ड्रॉ दैट, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कायल सेंटर देखना पड़ेगा। कायल सेंटर कहाँ पे है, मेरे ख्याल से कायल सेंटर हमारा यही है, राइट? इज दिस द कायल सेंटर, इसको कह सकते हैं कायल सेंटर? कैन वी से दिस कार्बन टू बी द कायल सेंटर? नो, बिकॉज इट हैज गॉट 3 मिथाइल ग्रुप्स ऑन इट, ठीक है। 3 सिमिलर ग्रुप्स आ गए उस पे, वो कायल कभी नहीं होगा, ठीक है। यस, सो हम इसके अराउंड इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे, यानी कार्बन यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि OH ऊपर करके दिखाते हैं, ये इधर आ गया, इसको यूं और इसको यूं। अच्छा एक जगह CH3 है, एक जगह हमने देखा था हाइड्रोजन था, और बाकी जगह क्या है, बाकी जगह इसकी पूरी ये चीज चल रही है। सो ये हो जाएगा C एंड देन CH3 C and then CH3 ठीक है। एंड नाउ आई जस्ट नीड टू ड्रॉ अ मिरर रिफ्लेक्टेड इमेज। सो इसमें तो कोई भी मुश्किल नहीं होती है, तो बहुत सबसे आसान सवाल होता है इसका, बस तुम लोगों ने टेट्राहीड्रली सही चीज दिखानी है और फिर उसको जो है वो सॉल्व कर देना है। नहीं सॉरी, गलत बना रहा हूँ, ये इधर आएगा CH3 और ये हो जाएगा C एंड देन CH3 3। अच्छा, then both optical isomers of X can be dehydrated to form a single product Y. Give the reagents and conditions required for reaction
5। तो भाई हम कैसे डिहाइड्रेशन करते हैं? हाउ डू वी डिहाइड्रेट एन अल्कोहल टू अ डबल बॉन्ड अल्कीन? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अच्छा, इसके अलावा और कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं H2SO4 के अलावा? भी करना पड़ता है, और कोई इस्तेमाल हो सकता है इस केस में? Anything else that we can use to dehydrate an alcohol? You can also use Al2O3। ठीक है जी, आप Al2O3 भी इस्तेमाल कर सकते हो। So we're going to use heat plus concentrated H2SO4। अच्छा, फिर क्या है? Y can form an addition polymer Z, draw one repeat unit of Z। सबसे पहले तो Y उठा के ले आते हैं भाई, Y क्या है, Y की शक्ल कैसी है। सो इफ आई डू दैट, अब मैंने आपको बताया था एडिशन पॉलीमर बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप C डबल बॉन्ड C पहले सी में बना लो। सो मैं C डबल बॉन्ड C में बना रहा हूँ। इस पे क्या है? 1 2, दिस इज गोइंग टू बी CH2, 1 2 3, दिस इज गोइंग टू बी CH, देन दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, this is C, then this is CH3, this is CH3, and this is CH3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और दूसरे वाले पे क्या है? दूसरे वाले पे 1 हाइड्रोजन है, और बाकी जो है वो C CH3 3 है। When you're going to draw the double bond in a straight manner, it's going to make the working very very easy। आपको बस ये डबल बॉन्ड पर हटाना है, और इसको फिर आगे पीछे you just need to add the rods। अभी बोला हुआ 1 repeat unit है, तो 1 repeat unit ये हो गया। अगर बोलते हैं 2 repeat unit ना, तो 2 repeat unit ये हो जाते हैं। अगर 3 बोलते तो एक और कॉपी पेस्ट करके लगा देते। ठीक है, कॉपी पेस्ट लोग आप तो नहीं कर सकते, लेकिन खैर समझ गए होगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। Reaction 6 does not proceed quickly at room temperature, suggest why this is the case। Reaction 6 क्या है? Reaction 6 से addition polymerization, they're saying this does not proceed very quickly at room temperature। Can you tell us why? So it has a high activation energy। Very good। So high activation energy। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक वाला पार्ट तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सो ये था वो पेपर जो मैंने दिया है एएस में। आई गेव दिस पेपर, एंड ये भी हमने अभी कंप्लीट कर लिया।